शुभ संध्या साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RW की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपके डाउट मुझे बताते हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, इत्मीनान से समझ में आ रही है। चलिए, मेरे लिए खुशी का पल है और आप लोगों के लिए भी खुशी का पल है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं साथियों, और उस अध्याय का नाम है भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसको हम करने वाले हैं। आखिर यह आर्थिक नियोजन क्या चीज है, इसको हम देखने की कोशिश आज करेंगे साथियों। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्लासेस लाइव हो चुकी है, सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा। सभी को राधे कृष्ण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय श्री महाकाल। चलिए आइए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एकदम राजू पंजाबी से लगते हैं दोस्त। मैंने राजू पंजाबी का नाम यहीं आके सुना है ना। खैर, मैं लगता हूं, अच्छी बात है, चलो है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, जय श्री महाकाल। एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि हम कक्षा की शुरुआत कर सके। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जल्दी से देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। प्लान इन इंडिया लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक है उसको हम लिख देते हैं भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लान या प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्लानिंग क्यों बनाई गई, आखिर क्या कारण है, ये सारी बातें इसको हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। चलिए, विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करते हैं साथियों, सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए, आखिर ये प्लान है क्या, आखिर प्लानिंग किसको कहते हैं, ये बात समझना। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में मैं आपको बना करके बता देता हूं कि पृष्ठभूमि क्या चीज है। देखिए जरा, आखिर प्लानिंग की आवश्यकता क्यों हुई, परिचय क्या है, ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले एक बात बताइए मुझे, भारत कब आजाद हुआ? तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। जब भारत को आजादी मिली साथियों, तब भारत के खजाने की क्या स्थिति थी, आप सभी जानते हैं। भारत का खजाना पूरी तरीके से खाली था, यानी कि अंग्रेज लोग, जो कि धन के सिद्धांत, आपने सुना भी होगा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है, या ड्रेनेज जो है, या धन का सिद्धांत जो है, धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, और यह बात, एक और बात मैं यहां पर बता दूं आपको कि धन के सिद्धांत के अंतर्गत भारत से जितना भी सोना, चांदी या बहुमूल्य धातुएं हैं, उन धातुओं को, यहां की मुद्राओं को, ठीक है, भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिसे धन के सिद्धांत के अंतर्गत समझाया गया। तो भारत का खजाना पूरी तरीके से खाली था। हमारे पास में न कोई तकनीक थी, न किसी प्रकार की कोई योजना थी कि हम भारत का विकास कर पाए। भारत में भूखमरी यानी कि हंगरनेस जो था, बहुत ज्यादा था। भूखमरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। भारत में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। पानी तो था, लेकिन खेतों तक इरिगेशन, सिंचाई के माध्यम से पहुंचाने का माध्यम नहीं था। भारत में परिवहन की सुविधा नहीं थी। कुछ मात्रा में रेलवे का विकास किया गया था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं किया गया था जितनी मात्रा में हमें अभी वर्तमान में मिलता है। पहले भारत में परिवहन की सुविधा का विकास, रेलवे का विकास केवल तटवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि कोस्टल एरियाज में ही किया गया था। इसलिए किया था अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, कि वहां से वो क्या करते थे कि सामान को लाते थे और तटीय क्षेत्र या फिर बंदरगाहों, पोर्ट्स तक लेकर के आते थे। उसके बाद में क्या हो गया है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि वहां से सामान इंग्लैंड भेज दिया जाता था, बस इतने के लिए। तो इतना ही रेलवे का विकास किया गया। पर हाँ, अंग्रेजों की जो देन है रेलवे, वो बड़ी ही शानदार देन है। रेलवे की सहायता से दोस्तों, मैं तो आज दिल्ली से उज्जैन जा सकता हूं। आप भी बड़ी से बड़ी जगह से, आप दक्षिण से उत्तर की ओर जा सकते हैं, पूर्व से पश्चिम भारत घूम सकते हैं, और घूमना कितना आसान हो गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्या सर पिछले 2 क्लास का अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? किसने बोला? क्लासेस का वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जो हम आज चीजें पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है। तो इतनी सारी बातें यहां पर मैंने आपको बताया एक रूपरेखा बनाने के लिए। अब ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लिख लेते हैं, ताकि चीजें और स्पष्ट रहे साथियों। ठीक है, ताकि चीजें और स्पष्ट रहे, इस बात को मैं जरा आपको लिखवा देता हूं कि आखिर क्या बात है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया। आखिर आयोजन किसे कहते हैं, प्लानिंग किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि भविष्य के लक्ष्यों को
भविष्य के लक्ष्यों को, लक्ष्य मतलब टारगेट, निर्धारित करने की प्रक्रिया, निर्धारित करने की प्रक्रिया तथा तथा उन्हें पूरा करने के लिए निर्णय लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो आप प्लानिंग करोगे कि यूपीएसआई के लिए हमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। तो भविष्य का लक्ष्य क्या है आपका? आपका टारगेट क्या है? फ्यूचर टारगेट क्या है आपका? फ्यूचर टारगेट है दोस्तों यूपीएसआई। क्या है? यूपीएसआई। आप वर्तमान में यहां पर जी रहे हो, ये वर्तमान है और ये वर्तमान का समय है साथियों, और यहां पर आप वर्तमान में हो। आपने क्या बनाया है? आपका टारगेट बनाया है। क्या बनाया साथियों? आपका आपने क्या बनाया है? टारगेट या लक्ष्य बनाया है। और लक्ष्य क्या है? कि यूपीएसआई निकालना है, ये आपका लक्ष्य है। तो आप आज जो निर्णय लोगे, ध्यान रखिएगा, इस टारगेट के अंतर्गत जो आज आप निर्णय लोगे, और निर्णय क्या लोगे कि भैया हमें टाइम टेबल बनाना है। बनाते हो ना टाइम टेबल? आपने टाइम टेबल बनाया होगा, हमारे आरडब्ल्यू परिवार ने भी आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया है कि इतनी बजे ये क्लास लगेगी, उतनी बजे वो क्लास लगेगी, ठीक है। यही सारा टाइम टेबल। आप जो निर्णय ले रहे हो कि भैया मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो है हिंदी वीक है तो आप हिंदी पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार गणित ज्यादा वीक है तो आप गणित की तैयारी ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है कि भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया तथा उन्हें पूरा करने के लिए निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं? नियोजन कहलाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? नियोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नियोजन, ठीक है। नियोजन शब्द से भी इसको जाना जाता है। प्लानिंग या प्लानिंग को ही हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में? नियोजन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं नियोजन, या इसी को आयोजन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ठीक है, एक ही नाम पर्याप्त है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं दोस्तों, या नियोजन शब्द बोलते हैं। ये नियोजन की परिभाषा मैंने बता दी, ठीक है। इसीलिए हम प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि हमें भविष्य के लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग बना रखी होगी कि इस बार यूपीएसआई देकर के एसआई का पद ले लेना है, उसके बाद बढ़िया से अपनी गर्लफ्रेंड के पिताजी को मनाने जाऊंगा, वो मान जाएंगे और फिर उससे शादी कर लूंगा, ठीक है। तो आपने ये प्लानिंग बनाई है क्योंकि आप आपके जो आगामी लक्ष्य है उसकी पूर्ति करना चाहते हो, ठीक है। नियोजन और योजना एक ही बात है, एक ही मतलब है। प्लानिंग और प्लानिंग एक ही बात है। योजना को भी हम प्लानिंग ही बोलते हैं, नियोजन को भी हम प्लानिंग ही बोलते हैं। आयोजन भी इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, वो भी एक ही बात है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, है ना। तो ये बातें मैंने आपको किसमें बता दी है? ये बातें मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अच्छा, नियोजन क्यों किया जाता है, जरा ये समझिएगा। नियोजन के आखिर उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। आखिर क्यों नियोजन किया जाता है? क्यों बनाई जाती है प्लानिंग? क्या कारण है प्लानिंग बनाने का? देश में प्लानिंग बनाने का क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, प्लानिंग बनाने के बहुत सारे कारण हैं। अगर इन कारणों की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला, देश में योजना इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? आर्थिक समृद्धि। और आर्थिक समृद्धि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं ताकि कुछ साथियों को दिक्कत होती है हिंदी में समझने की। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना, इसीलिए प्लानिंग बनाई जाती है, पहला कारण। दूसरा और क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, दूसरा उद्देश्य रोजगार में वृद्धि, ठीक है। रोजगार को बढ़ाना, ठीक है, रोजगार को बढ़ाना। रोजगार को बढ़ाना भी जो है वह प्लानिंग का दूसरा उद्देश्य है। इसको हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंक्रीज, या इंक्रीज की जगह मैं केवल लिख देता हूं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि, ठीक है। रोजगार बढ़ाना, क्योंकि जब हम योजना बनाएंगे तो योजना में हम क्या बताते हैं? योजना में हम बताते हैं कि क्या करना है हमें। तो भैया हमें यूपीएसआई की परीक्षा देना, ये योजना का प्रारूप है। कैसे करना है? तो भैया आरडब्ल्यूए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। कब करना है? तो अभी करना है। ये सारी प्लानिंग यहां होती है, ठीक है। प्लानिंग में ही सारी चीजें सम्मिलित होती है। वहीं पर ध्यान रखिएगा, इसके जो उद्देश्य, उसमें सबसे पहला उद्देश्य आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। वहीं पर इसका जो दूसरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? रोजगार में वृद्धि करना। तो रोजगार में वृद्धि करना इसका दूसरा उद्देश्य हो जाता है, ठीक है।
चलिए इसके आगे देख लेते तीसरा उद्देश्य क्या है इसका। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या उद्देश्य है इसका। तीसरा उद्देश्य लिखिएगा दोस्तों, तीसरा जो उद्देश्य है वो आय की असमानता में कमी करना। आय की असमानता, आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वह अमीर लोग हैं। आय की असमानता में कमी करना, ठीक है, आय की असमानता में कमी करना। और इसको अंग्रेजी में किस शब्द से जानेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको अंग्रेजी में हम जानेंगे अंग्रेजी में जानेंगे रिडक्शन इन इक्विलिटीज, है ना, रिडक्शन इन इक्विलिटीज। इक्विलिटीज का मतलब क्या होता है, समानता, तो इन इक्विलिटीज का मतलब होता है असमानता, इन इक्विलिटीज, ठीक है, रिडक्शन इन इक्विलिटीज। ध्यान रखिएगा आय की असमानता में कमी करना जो है वह इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर अमीर लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है। तो अमीर लोग ज्यादा कमाते हैं, तो जब अमीर लोग ज्यादा कमाते तो गरीब ही रहेगा, तो गरीबों को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। वहीं पर गरीबों को काम देना, क्योंकि क्या करना है तो करने के लिए कोई तो काम होगा। मान लीजिए भारत ने योजना बनाई कि भारत में तालाब खोदना है, हर गांव में एक एक तालाब होना चाहिए, तो तालाब खुदाई के लिए मजदूरों को आवश्यकता पड़ेगी, और मजदूरों की जब आवश्यकता पड़ेगी तो गांव के वहीं के लोग बेचारे मनरेगा के तहत वहां काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अमीर लोगों से थोड़ी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन अमीर लोगों के लेवल की होने लगेगी, क्योंकि वो पैसा कमाने लगेंगे, अर्निंग कमाने लगेंगे। आ रही बात समझ में, ये सारी बातें यहां पर ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये तीसरा उद्देश्य मैंने आपको बताया कि आय की असमानता में कमी करना इसका तीसरा उद्देश्य है। वहीं पर चौथा उद्देश्य है गरीबी में कमी करना, है ना, गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर्टी, तो गरीबी जो है उसको कम करना भी इसका उद्देश्य है। तो पुअर्टी में कमी करना, गरीबी में कमी करना इसका चौथा उद्देश्य, ये बात भी आपको समझ लेना है साथियों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और भी हैं, लेकिन यहां पर जो लिखे हुए हैं उनकी मैं चर्चा कर देता हूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि योजना इसलिए बनाई जाती है ताकि भविष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, ठीक है, क्योंकि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग और इनसे संबंधित निर्णय लेने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोजन, नियोजन या योजना या फिर प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। वहीं पर मैंने बताया कि इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका पहला उद्देश्य बताया देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना या देश की आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, ये पहला बात है। शिवम जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार में वृद्धि करना। इस देश में जितना भी रोजगार हुआ है उन रोजगार में वृद्धि करना जो है वह क्या है, इसका दूसरा उद्देश्य है। वहीं पर तीसरा उद्देश्य है आय की असमानता में कमी करना, गरीबी और अमीरी का जो यहां पर खाई बनी हुई है उस खाई को कम करना, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है अजय जी, बिल्कुल। वहीं पर चौथा जो इसका उद्देश्य है वह गरीबी को कम करना, यानी कि पुअर्टी को कम करना जो है वह इसका उद्देश्य है, यह चौथा उद्देश्य है। अगर हम पांचवें उद्देश्य की बात करें साथियों, तो इसका पांचवा उद्देश्य आपका बन सकता है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, आधुनिकीकरण करना, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइजेशन कर देना, यह है आधुनिकीकरण करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि हम आयोजन बनाते कि यार मेट्रो रेल लेकर के आएंगे, है ना, जैसे अभी इंदौर और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो जब ये मेट्रो प्रोजेक्ट है तो देश का आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन होगा तो लोग परिवहन के साधनों का प्रयोग, यहां पर ट्रैफिक की सुविधा में सुधार होगा, यहां पर जनता के व्यापार में सुधार होगा, क्योंकि अब दूर से व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाकर के जो है वह जो है जा सकते हैं। जी शिवी जी बताए सर इकोनॉमिक्स के लिए किताब लें या फिर क्लास काफी है, क्लास काफी है विशाल जी अभी तो, ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये पांचवा इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है इसका पांचवा उद्देश्य। वहीं पर अगर हम छठवें उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों देश की राष्ट्रीय आय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय को हम बोलते हैं नेशनल इनकम,
ठीक है, तो राष्ट्रीय आय या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ठीक है, तो देश की जितनी भी आय है, देश की समस्त आय जो है, देश के प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय जो है, उन सबको जोड़ देना, इस देश में जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं अगली हम बात कर रहे हैं सातवां इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, सातवां इसका उद्देश्य क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय या इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, इसमें भी वृद्धि करना जो है इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो इतने सारे उद्देश्य इस नियोजन को बनाने के हैं, इस प्लानिंग को बनाने के हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। एक दो बातें और है जिनको मैं आपको बता देता हूं। आठवां उद्देश्य आप मान सकते हैं इसको, आठवां उद्देश्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सामाजिक रूप से उसको न्याय देना नियोजन का एक उद्देश्य हो सकता है। कैसे हो सकता है कि समाज में कोई वंचित वर्ग है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में पिछड़ा हुआ है, उसको रोजगार दे करके, उसकी गरीबी को कम कर करके, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके, ये सारी बातें दे करके और उसकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो इतने सारे उद्देश्य आपके इसमें बन जाते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक बार जरा देख लीजिए क्या यहां तक कोई दिक्कत है। कृष्णा जी क्या पूछना चाह रहे हैं, कितनी बार पूछना पड़ेगा कि क्लास क्यों अपलोड नहीं हुई? कौन सी क्लास अपलोड नहीं हुई है? कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है क्या देवेंद्र भैया? सारी अपलोड है। कौन सी क्लास अपलोड नहीं हुई मेरे साथी? मुझे मेरे विषय का पता है ना, ध्यान रखिएगा। अनिता जी पूछ रहे सर मेरा नंबर क्यों शो होता है स्क्रीन पर? वो आपकी प्राइवेसी को लेकर के होता है, वो हमें पता होता है। अगर आप कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, चलिए सर जी जीएसटी भी पढ़ा देना। अरे मेरे भाई कर व्यवस्था तो आने दो, जीएसटी पढ़ाएंगे सर, ज्योग्राफी आप ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा प्रिया जी, है ना। सोशल जस्टिस होगा ना भैया, बिल्कुल सामाजिक न्याय होगा, है ना। और किसी के क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम आगे की बात करें। ठीक है, चलिए इतने सारे उद्देश्य यहां पर बन जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर मैं नोट बना करके इसको लिख दूं, समझना अगली बात, और वो नोट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियोजन की जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में नियोजन की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो वो कहां से ली गई है वो जरा समझिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में नियोजन की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो भारत में नियोजन या प्लानिंग जो है, आर्थिक नियोजन इसको बोलिएगा, ज्यादा सही शब्द होगा। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का, या आर्थिक नियोजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। लीजिए मैं हट जाता हूं, थोड़ी सी आपको बोर्ड दिखना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो भारत में आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यूएसएसआर से लिया गया है। इसी को हम वर्तमान में हिंदी में क्या कहते हैं, सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, तो सोवियत संघ रूस से हमने आर्थिक नियोजन को अपनाया है। भारत में आर्थिक नियोजन यूएसएसआर से अपनाया, ठीक है, से अपनाया है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीजें स्पष्ट है। ये आपका जो है वनडे एग्जाम के लिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो है वो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कहां से अपनाई है, तो यहां से आपने अपनाई है। ठीक है, इस बात को जरा आप ध्यान रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो है, सर जी सेवंथ को इंग्लिश में लिखिए, सेवंथ कौन सा था? आप हर एक वर्ड को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये सातवां कहां है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को पीसीआई लिखा है। ठीक है, मैं इसको और लिख देता हूं थोड़ा सा ठीक ठाक। पीसीआई का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, चलिए क्या बच्चे हैं आप बताएं जरा, है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का प्लान कहां से लिया गया है? कम पड़ता है सोनू जी, है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का प्लान जो है यूएसएसआर से लिया गया है। इतनी बातें अगर आपने पढ़ी है तो ठीक हो जाएगा काम आपका। अगली बात हम कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली बातें हम करेंगे
कि भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार जो है भारत में, वो किसके द्वारा रखा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला बिंदु लिखिएगा, भारत में, अगला बिंदु है भारत में, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी, आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार, संबंधी प्रथम विचार। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार जो है वो कहां से रखा गया है, इस बात को जरा समझ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला विचार जो है वो एक किताब है एम विश्वेश्वरैया की, है ना, एक किताब है, जरा उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा, पहले एक व्यक्ति है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इन व्यक्ति ने रखा था और इनकी एक किताब है दोस्तों, इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें रखा गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार जो है, फर्स्ट थॉट, है ना, रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग, फर्स्ट थॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने दिया? तो एम विश्वेश्वरैया महोदय जी ने दिया है और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक है इनकी। ठीक है, और ये जो पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक कब की है? तो 1934 की है। पहला विचार कब दिया गया? तो 1934 में इस पुस्तक में दिया गया है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? चलिए, दूसरी बात हम कर लेते हैं, वो बात है कांग्रेस योजना की। एक योजना भी आई है जिसे हम कांग्रेस योजना के नाम से जानते हैं या द कांग्रेस प्लान के नाम से जानते हैं। तो दूसरा बिंदु है कांग्रेस प्लान। कांग्रेस प्लान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांग्रेस प्लान। ध्यान रखिएगा, ये जो प्लान है ये 1938 में आया है। ठीक है, 1938 में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उस कांग्रेस की, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उस कांग्रेस की एक हम कहें कि एक अधिवेशन हुआ है। ठीक है, और वो अधिवेशन 1938 में हुआ है। ठीक है, एक मीटिंग हुई थी इनकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और उस मीटिंग का नाम है हरिपुरा मीटिंग, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा कहां पर पड़ता है? तो हरिपुरा, ध्यान रखिएगा, गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और ये जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में, इसके जो अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे? इस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अभी सारी बातें मैं बता दूंगा आपको एक बार। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुनिए एक बार और सुनिए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन का नाम क्या है? हरिपुरा अधिवेशन। और इस कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, अध्यक्षता इनने करी थी। ठीक है, कांग्रेस प्लान 1938, बिल्कुल, है ना। हरिपुरा कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये जो हरिपुरा कॉन्फ्रेंस है ये गुजरात में आयोजित की गई थी 1938 में। इस हरिपुरा कांग्रेस के जो है, इस हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस नाम था। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उन्होंने यहां पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। किसका गठन किया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया इस अधिवेशन में, राष्ट्रीय नियोजन समिति। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल प्लानिंग कमिटी। क्या बोलेंगे इसको? नेशनल प्लानिंग कमिटी। नेशनल प्लानिंग कमिटी, नेशनल प्लानिंग कमिटी का गठन किया था। ठीक है, का गठन किसमें किया था? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इस हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में किया गया था। और ये हरिपुरा कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई थी? गुजरात में आयोजित की गई थी। हरिपुरा एक गांव है वहां पर। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, वहीं पर ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे, इसका गठन कर दिया गया। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एक बार पुनः समझ लीजिएगा इस बात को, कहीं आप ऐसा ना हो कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है उसी के अध्यक्ष इनको मान बैठे। मैं फिर से कह देता हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसे हम हरिपुरा कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये जो गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और इन्होंने इस अधिवेशन में एक समिति का गठन किया जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन समिति। और इस समिति के अंतर्गत इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इतनी बातें, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। फॉरवर्ड ब्लॉक वो अलग चीज है ना, ये दूसरी संस्था है। सर डाउट है मेरा, बताइए उपेंद्र जी क्या डाउट है आपका, बताएं एक बार, बताएं आपका डाउट। भैया जी मैं क्षमा चाहता हूं, पॉलिटी और रीजनिंग की क्लासेस अपलोड कर दो जी। बिल्कुल, हम हमारी टीम से बोलेंगे, धीरे धीरे अपलोड होती है, समय लगता है अपलोड होने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, एशियन ड्रामा से लिया गया। सत्यम जी आगे बात करेंगे, है ना। चलिए, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? तो चीजें क्या मैंने बताई आपको, मैंने आपको यह बताया, देखो स्टार्टिंग से मैंने ये बताया कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो कहां से लिया गया, तो यूएसएसआर से लिया गया है। इसका मतलब है कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बात जो मैंने आपको बताई यहां पर वो ये बताई कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार जो है किसने दिया, तो एम विश्वेश्वरैया जी ने दिया है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। भारत के लिए कैसा नियोजन होना चाहिए इसके बारे में इन्होंने कहा है। वहीं पर ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में पहली बार विचार दिया गया कि भारत में कोई नियोजन होना चाहिए, भारत में कोई प्लानिंग बनना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा प्रयास जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन ने किया जिसका नाम था हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में आयोजित किया गया 1938 में। इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई या गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जिसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई है, यहां तक समझ में आई है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले बिंदु की हम बात कर लेते हैं। और अगला जो बिंदु है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस हरिपुरा अधिवेशन के बाद में 1944 में एक प्लान आया जिसे हम लोग बोलते हैं बॉम्बे प्लान। क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान, ठीक है। ये बॉम्बे प्लान बनाया गया। इस बॉम्बे प्लान के अंतर्गत ध्यान रखिएगा 8 उद्योगपति थे, ठीक है। कितने उद्योगपतियों ने मिलकर के बनाया इस बॉम्बे प्लान को? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के बनाया। तो 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है यह बॉम्बे प्लान बनाया गया 1944 में। और इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, प्रमुख व्यक्ति थे जो इसके हेड थे, इसके हेड कौन थे, इसकी जो हेड थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सर आर्देशीर दलाल थे, सर आर्देशीर दलाल, ठीक है। ये इसके हेड थे। मैंने आपको बताया कि सर आर्देशीर दलाल जो थे, इनके नेतृत्व में एक बॉम्बे प्लान बनाया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। बॉम्बे प्लान 1944, ठीक है। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? सर आर्देशीर दलाल थे। इन्होंने भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए विचार प्रस्तुत किए, ठीक है। ये बॉम्बे प्लान के अंतर्गत है। टोटल 8 उद्योगपति थे साथियों इसमें। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति। और इन 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के प्लान बनाया कि देश का आगे विकास कैसे किया जा सके, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए अंकित जी बताएं क्या डाउट है आपका? इकोनॉमिक्स कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए अभी तो आपका आर्थिक नियोजन चल रहा है, उसके बाद टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गरीबी बेरोजगारी पढ़ेंगे, फिर कृषि क्षेत्र पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, फिर उद्योग क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर महारत्न नवरत्न, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं हुई, सब हो जाएगा। आपकी परीक्षा से पहले इसको करवाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। डाउट पूछिए, अब डाउट था नहीं तो पूछिए राजीव जी, क्या डाउट है आपका? 8 उद्योगपति हेड सर आर्देशीर दलाल, बिल्कुल है ना। सुभाष गलत है, अरे अंकिता जी क्या बोले अब आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सुभाष गलत है तो सही कर लो। सुभाष चंद्र बोस अगर मैंने गलत लिख दिया है तो सही कर लो ना उसको। चलिए इस बॉम्बे प्लान के बाद हम आगे बात करते हैं। एक योजना और आती है, ध्यान रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में एक प्रयास करते हैं, ठीक है। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल एक व्यक्ति है
ये गांधी जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति है। इसीलिए 1944 में ध्यान रखिएगा, 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने एक योजना बनाई, जिस योजना को हम लोग क्या बोलते हैं, गांधीवादी योजना। क्या बोलते हैं, गांधीवादी योजना। और गांधीवादी योजना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गांधीयन प्लान। ठीक है, गांधीवादी योजना को हम बोलते हैं गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान। ठीक है, ये योजना बनाई और इन्होंने कहा कि देश का जो विकास है वह सत्य, अहिंसा और गांधी जी जैसा चाहते थे उस तौर पर किया जाना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो बात आपको समझ में आई कि श्रीमन नारायण अग्रवाल एक गांधीवादी नेता थे। उनका 1944 में एक प्लान लेकर के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं गांधीवादी योजना लेकर के आते हैं, या एक हम कहें प्लान लेकर के आते हैं। ठीक है विवेक जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं। गांधीवादी योजना के बाद फिर क्या हुआ? गांधीवादी योजना के बाद में 1945 में एम.एन. रॉय एक योजना लेकर के आते हैं, जिसे पीपल्स प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल्स प्लान। तो 1945 में ठीक एक साल बाद, ठीक है, एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय जो है वह एक प्लान लेकर के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं जन योजना। क्या बोलते हैं? जन योजना बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पीपल्स प्लान। क्या बोलेंगे? पीपल्स प्लान। ये बड़े ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 1945 में एम.एन. रॉय जन योजना लेकर के आते हैं। जन योजना का मतलब होता है कि जनता के लिए योजना, और जनता का उद्धार कैसे किया जाए, जनता को रोजगार कैसे दिया जाए, जनता के बारे में लाभ कैसे किया जाए, जनता का कल्याण कैसे किया जाए, उन्होंने इस प्लान में, इस योजना में ये सारी बातें बताई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। पानी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जन योजना हो गया आपका 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा प्रस्तुत की गई है। वहीं पर एक और परियोजना 1950 में आती है, उसे हम सर्वोदय योजना के बारे में कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण 1950 में, ध्यान रखिएगा, 1950 में जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा पूरा नाम इनका जयप्रकाश नारायण है ना, इनके द्वारा एक प्लान लाया गया है जिसको बोलते हैं सर्वोदय योजना। क्या बोलते हैं? सर्वोदय योजना। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि सर्वोदय प्लान जो है, ठीक है, सर्वोदय प्लान, ठीक है, सर्वोदया या सर्वोदय प्लान कौन लेकर के आया? तो सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायण जी लेकर के आए 1950 में। ठीक है, और सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। और इसका मतलब होता है कि सबका उदय कैसे किया जाए, सबको आर्थिक समृद्धि कैसे दी जाए, सबकी प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, सबको कैसे आगे बढ़ाया जाए, सबका कल्याण कैसे कराया जाए, यही बातें यहां पर आएगी। ठीक है, अजीत जी आप कमेंट करके बोल रहे हैं कि पहले जीएसटी करा दो। अरे भाई मेरे हाथ में है पहले जीएसटी कराना। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत ये सारी बातें पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कर सिस्टम पढ़ लेंगे, और जैसे ही कर पढ़ेंगे उसके बाद फिर राष्ट्रीय आय पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो मेरे भाई, इतना ही जीएसटी की तलब है तो आप यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है, या किताब से पढ़ लो, थोड़ा रुको, इंतजार करो, इंतजार अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। जयप्रकाश नारायण, ये बातें मैंने बता दी। अब अगर आप कमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो फिर एक्शन लिया जा सकता है ना, बार बार एक ही कमेंट मत करिए आप। ये सारे के सारे जो प्लान हैं ये आर्थिक सुधार के लिए चलाए गए थे, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखिएगा, सारे ही जो प्लान हैं ये आर्थिक सुधार के लिए चलाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गई चीजें, 1950 तक चीजें समझ में आ गई है। देखिए 1950 के बाद में, 1950 के बाद में एक नया, अब एक नई बात सामने आ जाती है, और बात क्या आती है? योजना आयोग की। ठीक है, क्योंकि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है। ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया, अगली बात हम कर लेते हैं, और वो है योजना आयोग से संबंधित। किससे संबंधित है? योजना आयोग से संबंधित है। तो मैं अगला हेडिंग डाल लेता हूं, योजना आयोग। योजना आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? द प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग, और योजना आयोग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन।
ठीक है, COMMISSION, ये इसका पूरा इसका मीनिंग है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, ये जो प्लानिंग कमीशन है ये क्या है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। आपने नाम बहुत सुना होगा प्लानिंग कमीशन के बारे में। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके गठन को लेकर के बात करेंगे, इसकी स्थापना को लेकर के बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना या गठन है वह 15 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस समिति की सिफारिश पर किया गया था योजना आयोग का गठन, तो ध्यान रखिएगा दूसरा बिंदु जो मैं इसमें लिख रहा हूं वो ये लिख रहा हूं कि केसी नियोगी समिति, क्या नाम था? केसी नियोगी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया, तो ध्यान रखिएगा केसी नियोगी समिति, इनका नाम क्या है? केसी नियोगी। ठीक है, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर जो है वह योजना आयोग का गठन किया गया है, यह आपको बात ध्यान में रख लेना है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके आगे हम अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली बात क्या है वो जरा चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा बिंदु इसमें क्या हो सकता है? दूसरा बिंदु यह हो सकता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, इस योजना आयोग की प्रकृति कैसी है जब इसकी स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, क्या इसका जिक्र संविधान में है या फिर कहीं और? मुझे बताओ, जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख संविधान में होता है, ध्यान रखिएगा उसे हम संवैधानिक बोलते हैं। कैसा निकाय बोलते हैं? संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस योजना आयोग का जिक्र संविधान में नहीं था दोस्तों, नहीं इसका जिक्र किसी एक्ट में किया गया था। अगर संविधान में जिक्र होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक। क्या बोलते हैं? संवैधानिक बोलते हैं। ठीक है, और संवैधानिक के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ये शब्द है, यानी कि जिसका जिक्र संविधान में हो। जैसे आपने सुना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, भारतीय निर्वाचन आयोग, आपको सबको पता है कि 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग है। ठीक है, वैसे ही आपका एक और कमीशन है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। और वित्त आयोग का जिक्र मेरे ख्याल से आर्टिकल नंबर 280 में है, 280 में है। तो इन अनुच्छेदों में इनका जिक्र इसलिए कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद में दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर किसी संविधान, अगर किसी निकाय का गठन या हम कहें अगर किसी संस्था का गठन हम कहें एक्ट के माध्यम से होता है, एक्ट, और एक्ट को हम बोलते हैं अधिनियम। किससे होता है? अधिनियम से होता है, अधिनियम से होता है, तो उसे हम कहते हैं सांविधिक निकाय। कैसा बोलेंगे? सांविधिक, सांविधिक। और सांविधिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी। बॉडी का मतलब निकाय होता है, स्टेट्यूटरी निकाय बोलेंगे, स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशन या हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे, जैसे आरबीआई की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, तो आरबीआई एक्ट से बना है, 1934 का एक अधिनियम है, उससे आरबीआई का गठन किया गया है, 1 अप्रैल को किया गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई है इस अधिनियम के आधार पर। इसीलिए ये आरबीआई कैसा निकाय हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा आरबीआई जो है वह एक प्रकार का सांविधिक निकाय हो जाता है। कैसा निकाय हो जाता है? सांविधिक निकाय हो जाता है, यानी कि स्टेट्यूटरी बॉडी हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग आपका किस प्रकार का निकाय होगा? तो योजना आयोग आपका जो है वह ध्यान रखिएगा वह गैर संवैधानिक आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जिक्र न तो संविधान में है न ही किसी अधिनियम में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे गैर संवैधानिक। क्या बोलेंगे? इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति गैर संवैधानिक है। कैसी है? मैं नीचे लिख देता हूं, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, यानी कि संविधान के अलावा जो भी हो सकता है। दूसरा, इसके प्रकृति जो है वो सलाहकारी भी है, सलाहकारी है ना। ध्यान रखिएगा गैर संवैधानिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि जिसका जिक्र जो है
वह संविधान में नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वहीं पर जिसका जिक्र जो है, ये जो योजना आयोग है ना, सलाह देने का काम करता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडवाइजरी, यानी कि एडवाइजर है ना। एडवाइजरी, शायद स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी हो तो देख लीजिएगा। सलाहकारी निकाय, तो एडवाइजरी बॉडी, निकाय का मतलब होता है बॉडी, है ना। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? सलाहकारी या गैर संवैधानिक हो जाती है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर संविधान विरोधी नहीं, संविधान विरोधी नहीं है, ये संविधान का विरोध थोड़ी करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सर सर्वाधिक मतलब जिसका अनुच्छेद, संवैधानिक का मतलब जिसका वर्णन अनुच्छेद में मिले, बिल्कुल, है ना, सही समझे शकील जी आप। चलिए बहुत ही बढ़िया। गैर संवैधानिक इसका कोई आयोग बना, आम आदमी कोई आयोग बना सकता नहीं। आम आदमी जो है वह संगठन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। आर्टिकल 19 आपको ये छूट देता है, बना सकता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सर वैधानिक किसे कहता है? वैधानिक का मतलब भी सांविधिक को ही बोलता है। वैधानिक का मतलब जिसका निर्माण विधि के द्वारा किया गया है, यानी कि कोई लॉ बना करके किया गया है, कोई कानून बना करके अगर किसी का निर्माण किया गया है तो उसे वैधानिक कहेंगे। और असंवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? तो असंवैधानिक का मतलब जो संवैधानिक न हो। तो असंवैधानिक और गैर संवैधानिक एक ही बात है, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो ध्यान रखिएगा गैर संवैधानिक निकाय है या फिर सलाहकारी निकाय है। इतनी बात अगर आपके दिमाग में रही तो दोस्तों जिंदगी हुल्ला लाला हो जाएगी, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको? चलिए अगली बात हम कर लेते हैं, और इसी की बात हम अगली बात भी कर लेते हैं। चलिए ये तो इतनी बातें मैंने बता दी कि स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, कब हुई, इसकी प्रकृति क्या है, ये बातें हुई। अब हम इसी के आगे जरा आगे बात कर लेते हैं, और ये बात ये करते हैं कि इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा में लिखता हूं तो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। तो चूंकि अब तो ये नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसके एक अध्यक्ष होते हैं। इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है चेयरमैन। कौन इनकी चेयरमैनशिप करता है? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री या जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, ये इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये पदेन होते हैं। पदेन का मतलब क्या है? जो पद पर है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है वह कौन है? वह आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस योजना आयोग के, अभी वर्तमान में तो योजना आयोग है ही नहीं, लेकिन फिर भी जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री ही होते अगर ये होता तो। यहां तक चीजें स्पष्ट है। ये पहली बात मैंने आपको बताई कि इसके अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री महोदय है। वहीं पर ध्यान रखिएगा इसके उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं हम। दूसरा जो पद है वो उपाध्यक्ष का है, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसकी नियुक्ति जो है पीएम द्वारा की जाती है। तो पीएम द्वारा नियुक्ति की जाती है उपाध्यक्ष की। अगर आपसे हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की जाती है। ये बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि इसके जो उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे, कौन थे पहले उपाध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष की मैं बात करूं, प्रथम उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और जब योजना आयोग को समाप्त किया गया तब इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे वो भी जरा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो अंतिम इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम उपाध्यक्ष का नाम क्या था? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया ये इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह नहीं है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे, और बाद में इसको फिर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल इसका जिक्र किसी भी संविधान में नहीं है, मतलब भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? यहां तक चीजें समझ में आई है? चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब अगली बात ध्यान रखिएगा, मैं अगली बात आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा, आप इनका नाम सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में कितना बड़ा नाम है ये। एक व्यक्ति है अशोक चंद्रा, इन्होंने इस योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है, इकोनॉमिक कैबिनेट हम कह सकते हैं, कैबिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक मंत्री परिषद इसको कहा है।
तो आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। किसको संज्ञा दी है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने जो है योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक चंद्रा ने आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। यह बात आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए पानी पी लेता हूं। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। अब नीति आयोग है सर जी, हाँ बिल्कुल। इस योजना आयोग को समाप्त करके आपको पता है कि दिल्ली के लाल किले से, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 2014 को संबोधित करते हैं जनता को, और जनता को क्या कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, है ना, क्या कहते हैं, जरा एक मिनट पानी रख दूं। क्या कहते हैं मोदी जी? मोदी जी 15 अगस्त 2014 को दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मेरे भारत की जनताओं, 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त करके हम एक नया आयोग बनाने वाले हैं जिसकी स्थापना करेंगे, और उस आयोग का नाम होगा नीति आयोग। तो ध्यान रखिएगा, इसकी समाप्ति जो है, या इसको जो समाप्त है वो कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसको 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, है ना, 2015 को 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसका विघटन कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो फिर जिंदगी आगे च्यवनप्राश बन जाएगी, है ना, नहीं तो फिर आगे मुश्किल है। एक बार रिवीजन करवा दो इन सबका। सर योजना आयोग कब समाप्त हुआ? मैंने बता दिया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी जगह आप किस चीज को लेकर के आ गए? नीति आयोग को लेकर के आ गए, ठीक है, नीति आयोग को लेकर के आए। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना। देखो एक ही पेज में हो गया। सर रीजन क्या था स्टॉप करने का? रीजन ये था कि इससे ज्यादा अच्छा हम लेकर के आए, ठीक है, और वो अच्छा क्या था? नीति आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं। नीति आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे, तो तमाम बातें उनके बारे में पढ़ेंगे, तब उनकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई है क्या? चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर यहां तक चीजें समझ में आ गई है। जी बिल्कुल, रोहित जी पूछिए आपका क्या डाउट है। मैं पढ़ा रहा था, मैं आपका डाउट नहीं पढ़ पाया, बताइए क्या डाउट है। चलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि योजना आयोग के बारे में अभी रिवीजन भी करवा दूंगा बाकी सबका। इसके बाद में अब हम पंचवर्षीय योजनाओं पर आ जाएंगे और पूरे के पूरे 5 ईयर प्लान को पढ़ेंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। जैसे ही पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे, और वो बात करेंगे नीति आयोग की। इस प्रकार हमारा आर्थिक नियोजन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल सारी की सारी योजना पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से कल ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो परसों पक्का हो जाएगा, और इसके कुछ क्वेश्चंस में यहां पर लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक बार रिवाइज करवा देते हैं इसको, जल्दी से देख लीजिए। मैं शुरू से करवा देता हूं रिवाइज। मैंने ये कहा कि भारत में आर्थिक नियोजन जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत भारत में कब की गई है? तो मैंने ये बताया कि नियोजन का मतलब भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, उसी को हम नियोजन कहते हैं। और इसके कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मैंने कहा देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। अगर आप कोई प्लानिंग बना रहे हो तो आप खुद का विकास करना चाहते हो, तो यहां खुद का विकास, आर्थिक समृद्धि आपकी हो जाएगी, ठीक है। वहीं पर रोजगार की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि करना भी इसका एक काम है। वहीं पर तीसरा जो उद्देश्य है, आय की असमानता में कमी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर है, बहुत सारे गरीब है, ठीक है। उसके बाद चौथा है गरीबी में कमी करना, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं गरीबी में कमी करके बेरोजगारी को कम करना भी इसका उद्देश्य। खैर बेरोजगारी को कम करने के लिए हमने एक शब्द यहां पर लिख रखा है, और वो लिख रखा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना या रोजगार का सृजन करना। रोजगार कहां लिखा है? छोड़ तो नहीं दिया है, ये लिखा ना दूसरा, रोजगार में वृद्धि करना, है ना। ये सारी बातें मैंने यहां बताई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा करना इसका उद्देश्य, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस, है ना। यहां पर इकोनॉमिक सोशल जस्टिस लिखेंगे तो ज्यादा सही शब्द होगा, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? सामाजिक आर्थिक न्याय। यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, मतलब वही है, इसको हम बोलेंगे सामाजिक आर्थिक न्याय,
सामाजिक आर्थिक न्याय बढ़ाना या देना, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, पैसा भी होना चाहिए, समाज में इज्जत भी होना चाहिए, यह भी इसका उद्देश्य है। और भारत में आर्थिक नियोजन का जो उद्देश्य है वो कहां से लिया गया, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इतनी बातें हमने बताई। और भारत में पहली बार अगर किसी आर्थिक नियोजन का विचार किसी ने रखा तो वो किसने रखा, एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में रखा। वहीं पर कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कॉन्फ्रेंस होती है गुजरात में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है, और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 1944 में बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों ने मिल करके इस बॉम्बे प्लान को बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर आर डी शिरदलाल थे। ठीक है। वहीं पर बात करते हैं हम श्रीमन नारायण अग्रवाल की। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में एक योजना बनाई जिसे हम बोलते हैं गांधीयन प्लान या गांधीवादी योजना। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 1945 की, तो एम.एन. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना बनाई। दोस्तों ये सारे के सारे फैक्ट आपकी परीक्षा में कई दफा पूछे गए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। मेरे भाई योजना आयोग जब बना, जब प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कहां पूछने वाली बात है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर हम योजना आयोग की बात कर लेते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति, जिसका गठन जो है, ध्यान रखिएगा, इस केसी नियोगी समिति का गठन 1946 में किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की कि भैया देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक योजना आयोग होना चाहिए, और योजना आयोग की स्थापना कर दी। इसकी प्रकृति गैर संवैधानिक या सलाहकारी है, दोनों प्रकृति सही है। ठीक है। उसके बाद में इसके जो अध्यक्ष है पहले वाले, वो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने। ठीक है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंडित नेहरू ने जो पहले उपाध्यक्ष की नियुक्ति करी थी उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा, और अंतिम जो उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे दोस्तों। और वहीं पर ध्यान रखिएगा अंतिम अध्यक्ष कौन थे इस योजना आयोग के, कौन थे, प्रधानमंत्री मोदी थे, क्योंकि 2015 में मोदी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फिर अशोक चंद्रा एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, इसे आर्थिक मंत्री परिषद की संज्ञा दी, आर्थिक मंत्री परिषद कहा। इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, धन्यवाद आपको बताने के लिए। अगर आपसे प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि नियोजन जो है, ये जो नियोजन शब्द है ये कुछ सूची का विषय है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, ध्यान रखिएगा, नियोजन या प्लानिंग जो है, यह जो है, ध्यान रखिएगा, यह संविधान की 7वीं अनुसूची, आपने सुना होगा 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल संविधान की जो है, जिसमें 3 सूची है, उसमें से नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकरंट लिस्ट। ठीक है, इसका विषय है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखो, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ये क्या होती है पॉलिटी में आप पढ़ोगे, लेकिन केवल इतना बता देता हूं कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। लेकिन कभी राज्य और केंद्र लड़ ले, आपस में लड़ाई कर ले, तो केंद्र विजेता रहेगा, क्योंकि केंद्र की ज्यादा चलेगी। ठीक है, यही बात है। तो नियोजन जो है किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 1956 नहीं है मेरे साथी, 1946 में गठन किया गया था केसी नियोगी का, है ना। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे शीघ्र कल शाम को 4 बजे। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको आज का पार्ट कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी सेवा करूंगा, सेवा में हाजिर रहूंगा। तो चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल आपसे। चलिए, जय श्री महाकाल।